यस बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम मैं वंस अगेन। पिछले टर्म पे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एक संकर संकरण मेंडल का। एक संकर संकरण देखा भी अपन ने, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक जोड़ी एलील के द्वारा किया जा रहा था वंशागत, और उसके अंदर हमने उसके दो निष्कर्ष भी देखे। दोनों निष्कर्षों का नाम था, एक तो प्रभाविकता का निष्कर्ष और एक पृथक्करण का निष्कर्ष, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो बाद में दे दिया गया था इसके द्वारा, कार्ल कोरेंस के द्वारा। चलिए खैर, मेंडल ने तो निष्कर्ष ही दिए थे, बाकी उनको बाद में लॉ या नियमों की संज्ञा दे दी गई। अब हम उसी कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यार प्रभाविकता क्या है, क्यों होती है प्रभाविकता, और फिर उसके बाद हम पृथक्करण का कारण समझेंगे। फिर परीक्षण संकरण के बारे में जानेंगे कि मेंडल इस तकनीक का भी इस्तेमाल क्यों करता होगा, और फिर उसके पश्चात कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे जो आपको एक आध में कर दूंगा और आप खुद करोगे पॉज कर करके। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर अपन देख लेंगे। आप जैसा कि न्यूमेरिकल्स में जानते हो हम करते ही जाते हैं अच्छी वैरायटी जो भी हमारे हाथ लगती है ना। गैमेट फॉर्मेशन में बहुत सारे किए थे। इसके अलावा हम लोग पूरा फोकस या ध्यान देंगे किस पर, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो आज का लेक्चर अगर पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। आज नहीं हो पाया तो आज ही करेंगे। चलिए, तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं अपन। प्रभाविकता का निष्कर्ष जो था, उस डोमिनेंसी की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, या प्रभाविकता का जो है व्याख्या। यानी जो डोमिनेंस मेंडल को मिली थी उसकी व्याख्या करते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन, कि आखिरकार ये डोमिनेंस क्या चीज थी। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, अच्छे समझते हैं क्या है। तो जो जीन है, इट कैन एक्सप्रेस, इट हैज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस ट्रेट्स। जो जीन होता है बच्चों, उसमें लक्षणों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उपस्थित होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, सबसे पहले माहौल के साथ पढ़ेंगे। जीन में किसी लक्षण के अभिव्यक्ति की क्षमता, जो भी जीन होता है उसमें किसी लक्षण के अभिव्यक्ति की क्षमता क्या होती है, उपस्थित होती है। जीन के अंदर किसी भी एक डिप्लॉयड का मतलब होता है बच्चों द्विगुणित, किसी द्विगुणित सजीव में कोई लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए जीन की दो कॉपी उपस्थित होती हैं। तो एक द्विगुणित सजीव में कोई लक्षण दो जीन कॉपी द्वारा, दो जीन की कॉपी का मतलब मैं यहां लिख सकता हूं पेयर ऑफ एलील, या युग्म विकल्पी का जोड़ा, अर्थात युग्म विकल्पी, पूरा ही लिख देता हूं, पेयर ऑफ एलील, युग्म विकल्पी का जोड़ा। बोला ना मैंने, दो जीन कॉपी द्वारा नियंत्रित होता है। कोई भी द्विगुणित सजीव जो है उसमें जीन की दो कॉपी उपस्थित होगी, टू कॉपीज ऑफ जीन आर प्रेजेंट, जिसे हम एलील पेयर कहते हैं, युग्म विकल्पी का जोड़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिख सकता हूं, अब वो द्विगुणित है ही इसलिए ना, उसमें हर एक लक्षण के लिए कितनी जीन है, दो, यानी युग्म विकल्पी एक पेयर की फॉर्म में, एक जोड़े के रूप में उपस्थित है। तो जोड़े की दोनों एलील, एलील को हिंदी में युग्म विकल्पी ही कहते हैं, तो जोड़े के दोनों युग्म विकल्पी भी लिख सकता हूं मैं ना, इतना चलता है। जोड़े के दोनों एलील समान यानी सिमिलर अथवा असमान डिसिमिलर हो सकते हैं। दे कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर, वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, जोड़े के जो दो हैं। फिर ये समान और असमान वाला सीन क्या है, समान कब थे और असमान कैसे हुए वो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखना, जोड़े का एक
एलील वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है उत्परिवर्तन, जिसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं म्यूटेशन। अचानक जीन प्रारूप में होने वाला परिवर्तन, सडन चेंज इन जीनोटाइप। तो जोड़े का एक एलील उत्परिवर्तन, यानी कि उत्परिवर्तन जो भी होता है वो अचानक होता है। अचानक, ये डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में, उत्परिवर्तन एक अलग से हेडिंग है ना, अचानक होने वाला, ताक्षणिक, उसी वक्त हुआ है। जोड़े गए एक एलील उत्परिवर्तन द्वारा रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। अब म्यूटेशन की वजह से कैसे रूपांतरित होगा, और रूपांतरित होकर के क्या बना लेगा वो, कैसे वो जोड़े के दोनों समान अथवा असमान हो सकते हैं एलील, वो देखने जा रहे हैं। देखो, कोई द्विगुणित सजीव है तो उसमें गुणसूत्र का एक युग्म उपस्थित होगा, जिसे अपन कहते हैं समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। ये देखो, एक ही प्रकार के कितने गुणसूत्र होंगे उसमें? 2। मान लो 1 नंबर के 2 गुणसूत्र हैं। हम सब जानते हैं कि गुणसूत्र डीएनए के संघनन से बनते हैं बच्चों। तो इसके अंदर गुणसूत्र को बनाने के लिए जरूर निश्चित रूप से कौन रहा होगा? डीएनए। वो डीएनए मैंने ऐसे दर्शा दिया इस गुणसूत्र के अंदर, ये देखो, ये डीएनए उपस्थित है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें कोई भी एक एलील या युग्म विकल्पी पहले से उपस्थित है, एक गुणसूत्र पर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम वैसा कि वैसा उसके सामने उसी स्थिति पर, समजात का मतलब ही क्या? होमोलोगस, उसी स्थान पर एक और एलील या डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम मैंने आपको दर्शा दिया। मान लो ये लंबाई के लिए कैपिटल टी को अभिव्यक्त करता है, तो ये दूसरा वाला भी हो सकता है कैपिटल टी हो, या फिर हो सकता है क्या हो? स्मॉल टी हो। कैपिटल टी भी हो सकता है, और ये क्या भी हो सकता है? स्मॉल टी भी हो सकता है दूसरा वाला। अब ये सीन कैसे हुआ यार? ये कैपिटल टी हुआ तब तो चलो ठीक है, समझ में आता है, 2 एक जैसे थे, लेकिन स्मॉल टी कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा था एक एलील उत्परिवर्तन द्वारा रूपांतरित हो जाता है या हो सकता है, तो वो कैसे होता होगा? क्या है म्यूटेशन? कैसे प्रभाविकता आती है जब जोड़े में 2 असमान प्रकार के एलील उपस्थित हों, तो केवल एक ही अपना प्रभाव दर्शा सकता है, दूसरा नहीं दर्शा सकता। ऐसा होता क्यों है आखिर? तो देख लो, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, दूसरे वाले को मिटा देता हूं और मैं आपको बना के बताता हूं कि दूसरा हो कैसे सकता है। भाई ये क्या है? ये एलील कह रहे हैं इसको, युग्म विकल्पी या डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ही तो है ये। और डीएनए का अनुक्रम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया है। ये एक, अगर कैपिटल टी को मैं दर्शा रहा हूं तो ये एक एलील है, और ये जीन को ही निरूपित कर रहा है, डीएनए पर एक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है। तो डीएनए पर क्या है? ये एक डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है। अनुक्रम को अपन बोलते हैं सीक्वेंस। तो डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है, तो डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो होता है वो अपना अनुलेखन भी कर सकता है, वो अपना अनुवादन भी कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके वो क्या बनाएगा? एक प्रोटीन। और मान लो वो प्रोटीन किस प्रकृति की है? एंजाइम प्रकृति की, वो कोई एंजाइम बना रहा है। तो अब इस एंजाइम के बनने के पीछे 3 लॉजिक्स हो सकते हैं, 3 लॉजिक हो सकते हैं, 3 तर्क हो सकते हैं। कौन से 3 तर्क होंगे समझना। अगर इसको बनाने के लिए इस डीएनए अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जो इस डीएनए में उपस्थित है, इस जीन या इस एलील के अंदर, उसमें एक उत्परिवर्तन हो जाए, किस टाइप का? नाम है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट, शांत म्यूटेशन है ना, साइलेंट, मान लो साइलेंट म्यूटेशन। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, साइलेंट, मिससेंस, नॉनसेंस, तीनों तरह के म्यूटेशन। किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था जेनेटिक कोडोन पढ़ाते वक्त मैंने ये बातें बताई थी। साइलेंट म्यूटेशन हो गया का मतलब, जैसे यू 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 एक कोडोन है, तो इसकी वजह से जो अमाइनो एसिड आएगा उसका नाम होगा फिनाइलएलनिन। लेकिन अगर मान लो तीसरा जो यू है उसके स्थान पर सी आ जाए, तो यू सी भी किसको कोड कर रहा है? फिनाइलएलनिन को। तो प्रोटीन में तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा, लेकिन कहने को क्या हो गया? उत्परिवर्तन। तो ये साइलेंट या शांत प्रकार का उत्परिवर्तन है जो अपना प्रभाव नहीं दर्शा रहा। तो ऐसा उत्परिवर्तन होने की वजह से जो एलील बनेगी, जो एलील रहेगी ना, ये वाली एलील, ये कैपिटल टी वाली जो एलील है, ये कैसी रहेगी? सामान्य, नॉर्मल, या लेस मॉडिफाइड। लेस का मतलब होता है कम, और मॉडिफाइड का मतलब होता है रूपांतरित, यानी इस पर कम प्रभाव पड़ा है,
या फिर प्रभाव पड़ा ही नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। तो ऐसी स्थिति में ये एलील क्या ही रही, कैपिटल टी थी ऑलरेडी, अभी भी कैसी बनी रही, कैपिटल टी बनी रही। तो यार ये निश्चित रूप से प्रोटीन बनाएगी, एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो लक्षण प्रभाव, लक्षण प्रारूप जो है वो अभिव्यक्त होगा, यानी कि ये अपने आप को अभिव्यक्त करेगी, अभिव्यक्त करेगी, और अभिव्यक्त करेगी तो निश्चित रूप से लक्षण प्रारूप जो है, फिनोटाइप, वो प्रदर्शित होगा। जो भी इसकी वजह से लक्षण बन रहा है, जैसे लंबाई लक्षण बनना है इससे, तो लंबा पादप बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इस पूरे सीन में, ये जो न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है इसमें म्यूटेशन हुआ हो, किस टाइप का, मिससेंस, मिससेंस टाइप का म्यूटेशन हुआ मान लो। तो मिससेंस टाइप के म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि भाई कोई एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो गया वहां पर, और उसके चेंज होने से कोडोन बदल गया, और उस कोडोन की वजह से अमीनो अम्ल भी बदल गया। यानी अनुलेखन अनुवादन तो हुए, लेकिन अनुवादन की वजह से जो प्रोटीन बनी वो नहीं बनी जो बननी चाहिए थी, उसमें एक आध अमीनो एसिड नया आ गया, नया अमीनो एसिड आ गया, तो प्रोटीन तो बनी पर विकृत बनी, यानी कि नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल को बोलते हैं हिंदी में अक्रियाशील, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनी या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। नॉन फंक्शनल का मतलब अक्रियाशील, फंक्शनल का मतलब क्रियाशील, नॉन का मतलब अक्रियाशील। इसी को मैंने बोल दिया स्मॉल टी, यानी रिसेसिव, यानी अप्रभावी एलील। क्यों? क्योंकि अब अक्रियाशील एंजाइम बनाए तो वो एंजाइम अपना कार्य करेगा ही नहीं, कार्य नहीं करेगा तो लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त नहीं होगा, फिनोटाइप नहीं दिखेगा, तो नॉट एक्सप्रेस, ये खुद को अभिव्यक्त नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में जो लक्षण प्रारूप है वो नहीं होगा, लक्षण प्रारूप नहीं आएगा, यानी लंबा पादप नहीं बनेगा। तीसरी एक कंडीशन और हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मान लो बीच में कहीं या स्टार्टिंग में कहीं पर नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, नॉनसेंस म्यूटेशन, हम सभी जानते हैं भाई नॉनसेंस म्यूटेशन कैसा म्यूटेशन होता है, जिसमें नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन बन जाए, कोई ऐसा कोडोन जो किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा था उसकी जगह स्टॉप कोडोन UUA या UAG या UGA, इस टाइप के UAA, UAG, UGA, ये वाली स्टॉप कोडोन बन गए, अम्बल ओपरे ओपेल, तो क्या होगा, एंजाइम ही नहीं बनेगा, एंजाइम नॉट फॉर्म, नॉट का मतलब नहीं, फॉर्म का मतलब बनना, किसका, एंजाइम, एंजाइम ही नहीं बना, नो एंजाइम, एंजाइम नहीं बना तो इसका मतलब इस एलील ने अभी भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं किया, क्योंकि एंजाइम ही नहीं बना इस बार। तो इससे पहले वाले केस में एंजाइम तो बना बट काम का नहीं था, अक्रिया था, यहाँ एंजाइम ही नहीं बना, तो यहाँ भी कोई लक्षण प्रारूप नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको दो सिंपल सी बातें बता सकता हूं कि भाई मान लो कैपिटल टी रहा हो, एलील को हमने कैपिटल टी से निरूपित किया हो, तो वह कैसी रही होगी, इसको अपन ने हमेशा बोला होगा डोमिनेंट, यानी प्रभावी एलील, या वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगली का मतलब प्रकृति में पहले से उपस्थित, या अरूपांतरित, अनमॉडिफाइड, रूपांतरित, जिसमें कोई रूपांतरण नहीं हुआ, और अगर रूपांतरण हुआ भी है तो वह रूपांतरण कैसा है, लेस, यानी कि साइलेंट टाइप का म्यूटेशन रहा होगा। और स्मॉल टी वाला सीन कब आ रहा है, उस टाइम पे अपन एलील को तो बोल रहे हैं अप्रभावी, यानी कि रिसेसिव एलील, और साथ में वाइल्ड की जगह हम इसको क्या बोल रहे हैं, म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब होता है उत्परिवर्ती, यानी कि वो किससे बनी है, एक विशेष प्रकार के उत्परिवर्तन से बनी है। और तीसरी बड़ी बात वह कैसी है, मॉडिफाइड, वो रूपांतरित हो चुकी है, यानी कि वो निश्चित रूप से बनी तो किससे ही है, जंगली वाली एलील से ही, लेकिन क्या होने से, म्यूटेशन होने से, ये सीन होता है। अब यहाँ अपन प्रभाविकता को समझ सकते हैं, पूरा सीन तो हम समझ गए कि भाई किस तरह का क्या सीन होता है, प्रभाविकता को कैसे समझे। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने, एक उदाहरण, जैसे ये कोई एक गुणसूत्र है, इसमें कोई डीएनए है, और इस डीएनए पर यहाँ कोई जीन उपस्थित है, मान लो बच्चों,
यहाँ पर कोई जीन उपस्थित है। तो ये जो जीन है, ये जीन अपना अनुलेखन अनुवादन करवा रही है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और इसकी वजह से क्या बन रही है, एक एंजाइम का निर्माण कर रही है। ठीक है, अनुलेखन अनुवादन के द्वारा एक एंजाइम बना रही है। उसी कोशिका में एक क्रिया चल रही है, रासायनिक क्रिया, उपापचय क्रिया, जिसके तहत कोई क्रिया कारक है, कोई सबस्ट्रेट, कोई क्रिया कारक है, वो परिवर्तित किया जा रहा है किसके अंदर, किसी वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के अंदर। कोई रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्रिया कारक से वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया जा रहा है। ये एक से अधिक चरण की अभिक्रिया भी हो सकती है, जिसमें किसी एक चरण का नियंत्रण कौन कर रहा है, ये वाला एंजाइम कर रहा है, ये एंजाइम। तो ऐसी स्थिति में इस वृद्धि हार्मोन की जो मात्रा है, मात्रा, वो वृद्धि हार्मोन की क्वांटिटी जो है, वो ये निर्धारित करवाएगी कि पादप टॉल होगा यानी लंबा होगा या ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। तो लंबे और बौनेपन का नियंत्रण इस वृद्धि हार्मोन से हुआ, और वृद्धि हार्मोन का निर्माण इस एंजाइम से हो रहा है प्रेरित, और एंजाइम बनना है इस जीन से। तो अगर मान लो ये जो जीन है, ये वाला जो जीन रहा है, यहां पर बताता हूं, ये मान लो कैपिटल टी रहा हो, तो अगर इसके कैपिटल टी रहने की वजह से ये प्रभावी टाइप का है, यानी कि इसमें कोई रूपांतर नहीं हुआ है, जंगली एलील है, तो इसके अनुलेखन और अनुवादन से एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो ऐसे में जो ग्रोथ हार्मोन है, जो वृद्धि हार्मोन है, वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, वृद्धि हार्मोन अधिक बनेगा, और वृद्धि हार्मोन अधिक बनेगा तो फिर ऐसी स्थिति में पादप कैसा होगा, लंबा होगा। ये लोग फिनोटाइप क्या है, लंबापन, वो अभिव्यक्त हो गया इससे। लेकिन केस ये भी हो सकता है कि मान लो ये एलील स्मॉल टी रही हो, इसमें उत्परिवर्तन हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसके अनुलेखन अनुवादन से या तो एंजाइम नहीं बनेगा अथवा अक्रिया बनेगा, अक्रिय एंजाइम, या बनेगा तो अक्रिय या फिर बनेगा ही नहीं। एंजाइम ही नहीं बना तो बच्चों जो क्रिया कारक से वृद्धि हार्मोन बनना था, उसके बनने की दर बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम ही इस क्रिया को उत्प्रेरित करवा रहा था। अब वृद्धि हार्मोन बहुत धीमी रफ्तार से बनना है, धीरे धीरे, ना के बराबर अमाउंट में बनना है, तो मैं बोलूंगा कम मात्रा में बनेगा, कम ग्रोथ हार्मोन बनेगा। और वृद्धि हार्मोन अगर कम मात्रा में बनेगा तो निश्चित सी बात है भाई, जो लक्षण प्रारूप है वो अभिव्यक्त होगा नहीं, तना लंबा हुआ ही नहीं, तो पादप कैसा रह गया, ड्वार्फ रह गया। ड्वार्फ को अपन ने बोल दिया बोना। इस प्रकार से प्रभाविकता अपने आप को अभिव्यक्त करवाती है। ऐसे होता है प्रभाविकता का नियम लागू, जब जोड़े के दोनों एलील्स में से एक एलील प्रभावी और दूसरी अप्रभावी हो, तो केवल प्रभावी अपना प्रभाव व्यक्त कर पाती है, अप्रभावी नहीं कर पाती। कारण ये है उसकी पूरी क्रियाविधि। इसका एक बेहतरीन उदाहरण और लेता हूं मैं आपके सामने। मटर जो है ना, मटर में बीज की आकृति, बीज कह लो या बीज पत्र कह लो, आकृति का मतलब शेप, इसको भी एक एंजाइम नियंत्रित करवाता है। एंजाइम का नाम है SBE, कैपिटल S, कैपिटल B और कैपिटल E। इसको फुल फॉर्म है स्टार्च, यानी मंड, यानी स्टार्च। B का मतलब ब्रांचिंग, मतलब शाखन, और E का मतलब एंजाइम। जो मंड का कण है ना, उस मंड के कण में शाखन उत्पन्न करवाने वाला या शाखन को या ब्रांचिंग को प्रेरित करने वाला एंजाइम SBE कहलाता है। तो ये SBE या स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम किससे नियंत्रित होता है, एक जीन से। तो ध्यान से, ये एंजाइम क्या करता है पहले समझ लो। जैसे ग्लूकोज है आपके पास, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा है आपने। इस ग्लूकोज का बहुलीकरण करवाएगा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, तो स्टार्च तो बनेगा ही बनेगा। ये देखो स्टार्च बनना है, 1,4 लिंकेज, लेकिन इसमें अत्यधिक शाखन भी करवाएगा कौन, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये जो स्टार्च का कण है ना, ये हाईली ब्रांच्ड हो जाएगा। हाईली ब्रांच्ड होने का मतलब अत्यधिक शाखित प्रकार का हो जाएगा। ये देखो इस तरह का जो स्टार्च का ग्रेन है, तो इसमें शाखन हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन टाइप की स्टार्च बनेगी। अगर कौन उपस्थित है, ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो अब ध्यान से देखना, दो जीन्स के द्वारा नियंत्रित होने की बात करेंगे अपन, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। ये कैपिटल बी एलील वो एलील है जिसके द्वारा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्रियाशील बनेगा।
स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनेगा तो स्टार्च का जो कण है वो अत्यधिक कैसा होगा, शाखित, यानी ब्रांचड होगा। स्टार्च का कण यदि अत्यधिक शाखित रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मंड के जो कण का आकार है, स्टार्च ग्रेन या स्टार्च का जो पार्टिकल है, ग्रेन कोई बोलते हैं कण, तो मैंने वो एस लिख दिया वहां पर। स्टार्च कण कैसा हो जाएगा, साइज में बड़ा, भाई शाखन हो गया उसका तो बड़ा हो जाएगा बहुत साइज में। और ऐसे बड़े बड़े स्टार्च कण देखो इस टाइप से, ये बड़े बड़े स्टार्च के कण जो हैं, ये इस टाइप का स्टार्च कण बनेगा। तो ऐसे बड़े बड़े स्टार्च कण जब मटर के बीज में इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, तो जाहिर सी बात है मटर का बीज फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो कैसा बीज बनेगा, गोल राउंड सीड पैदा होगा मटर का। लेकिन वही अगर इस एलील में हो गया म्यूटेशन कैपिटल बी में, म्यूटेशन से वो बन गई स्मॉल बी इस टाइप की, तो ऐसा बनने की वजह से SBE जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है वो नहीं बनेगा या फिर अक्रियाशील बनेगा। तो ऐसा होने की वजह से स्टार्च ग्रेन का मतलब कणिका, वो कैसी हो जाएगी, अनब्रांच्ड। स्टार्च तो बनेगा लेकिन उसमें शाखन नहीं होगा, अनब्रांच हो गया। तो जो स्टार्च कण है ना, स्टार्च कण, स्टार्च ग्रेन, वो कैसा रह जाएगा, छोटा, स्मॉल का मतलब ऐसे रह जाएंगे स्टार्च के कण, बिल्कुल मामूली इस टाइप के। तो ऐसे स्टार्च कण अगर रहेंगे तो फिर मटर के बीज में जब इनका स्टोरेज होगा तो वो इस तरह के स्टार्च कण बिल्कुल बारीक बारीक जो अनब्रांच टाइप के वो एकत्रित होंगे इसमें मटर में। और ऐसे स्टार्च ग्रेन्स आएंगे तो जो मटर का सीड बनेगा उसकी जो आकृति है वो कैसे आ जाएगी, इस टाइप की आ जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी उस पर, तो वो कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड, झुर्रीदार बीज। तो आप देख रहे हो भाई मटर में जो बीज की आकृति है वो गोल या झुर्रीदार, इस पर निर्भर कर रही है इन एलील्स पर। और एलील्स में भी कैपिटल बी वाला स्टार्च कण के शाखन करवा रहा है तो बड़े स्टार्च कण बनने तो बीज गोल हो गया, छोटे स्टार्च कण बने तो बीज झुर्रीदार। तो ऐसे रिसेसिव एलील जो है किसी एंजाइम को ना बनाकर या उस एंजाइम को अक्रियाशील बना करके किसी लक्षण प्रारूप को अभिव्यक्त नहीं होने देती या नहीं कर पाती, जबकि प्रभावी एलील कर पाती है क्योंकि वो उस एंजाइम का निर्माण कर रही है जो कैसा है, क्रियाशील है, क्योंकि वो एलील कैसी है, अप्रभाविक। तो प्रभाविकता के पीछे जो कारण था ना मेंडल का, वो ये था जो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया। और ये भी बता दिया कि प्रकृति में किसी लक्षण के लिए प्रभावी या वाइल्ड प्रकार की एलील उपस्थित होती हैं, ये वाली एलील जो रूपांतरित करवा सकती हैं, किसी भी लक्षण प्रारूप को अभिव्यक्त करवाने की क्षमता रखती हैं, लेकिन उत्परिवर्तन की वजह से उनके अनुक्रम में, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में चेंज आने की वजह से वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम का निर्माण ही नहीं करती। ऐसी स्थिति में वो लक्षण प्रारूप को अभिव्यक्त नहीं करवा पाती, उसे अपन अप्रभावी कह देते। तो ये वजह है जब विषम युग्मजीय अवस्था होती है ना, एलील का एक युग्म ऐसा जिसके अंदर दो असमान प्रकार के एलील उपस्थित हों, तो एक ही एलील अपना प्रभाव दर्शा पाता है, दूसरा नहीं दर्शा पाता। और यही मेंडल को F1 पीढ़ी में दिखा। जब F1 पीढ़ी का जीन प्रारूप मेंडल ने पढ़ा तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील उपस्थित थे असमान प्रकार के, लेकिन केवल कैपिटल टी ने ही अपना प्रभाव दर्शाया, इसीलिए सभी पादप लंबे तने वाले थे, स्मॉल टी ने अपना प्रभाव नहीं दर्शाया। कारण क्या था, क्योंकि एंजाइम जो लंबेपन के लिए ग्रोथ हार्मोन बनवा रहा था वो कैपिटल टी से बन रहा था, इसीलिए वो एक पैतृक से समानता दर्शा रहे थे, उसी को मेंडल ने क्या कह दिया, प्रभाविकता। तो ये प्रभाविकता की व्याख्या है और आपको एलील्स वगैरह के बारे में पता चल गया कि कैसे बनते हैं आखिरकार ये, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कनेक्ट कर दिया अपन ने इसको। चलो साइड में हटता हूँ, पृथक्करण की व्याख्या देखते हैं फटाफट से, फिर पहुंचेंगे अपने अगले कार्यक्रमों पर। साइड में हट गया, पॉज कर लो और अब इसको नोट कर लेना। पृथक्करण की व्याख्या और कर देता हूं आपके समक्ष फटाफट से। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों पृथक्करण, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए सेग्रीगेशन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पृथक्करण। तो एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन अभी सेग्रीगेशन का।
नेक्स्ट हेडिंग, वैसे तो मैंने पढ़ाते वक्त भी समझाया था। देखो क्या होता है, मेंडल ने प्रेक्षित किया कि जो दो लक्षण थे या दो ट्रेट थे, विभेद जो थे, दो एक लक्षण के दो विभेद थे, वो F1 पीढ़ी में दोनों की दोनों प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, लेकिन पुनः प्रदर्शित हो रहे थे किसमें, F2 में। ठीक है, तो क्या लिख सकता है वो, मेंडल ने पाया कि दोनों लक्षण जो कि F1 में प्रदर्शित नहीं हुए, F2 में प्रकट हुए। दोनों लक्षण थे ना, लंबापन और बौनापन, F1 में नहीं है एक साथ, दोनों लक्षण जो कि F1 में प्रदर्शित नहीं हुए, F2 में एक साथ प्रकट हो गए, रीअपियर्ड इन F2, लंबा भी आया और बौना पादप भी आया। अर्थात वंशागति के दौरान लक्षणों का मिश्रण यानी ब्लेंडिंग नहीं होती, जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते, मिश्रण या ब्लेंडिंग। ठीक है ना, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, क्योंकि कोई भी मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट है ना, बीच का कोई भी मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप नहीं मिलता है। जो पादप के तने की लंबाई थी वो 0.75 से 1 फीट या फिर 6 to 7 फीट ही थी, इसके बीच में 4, 5, 5.5, 4.5, 4.25 फीट के तना एक भी वाला पादप नहीं मिल रहा था। यह तभी संभव है, यह कब संभव है, F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों का एक साथ प्रकट होना, यह तभी संभव है जब युग्मक निर्माण यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के समय, जब युग्मक निर्माण यानी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान लक्षण को प्रकट करने वाले दोनों कारक परस्पर पृथक होते हों। दोनों कारक गैमीट बनाते समय एक दूसरे से क्या हो गए हों, अलग अलग हो गए हों, तभी मिक्सिंग या ब्लेंडिंग में साथ रहते अगर, तो कभी भी बौनेपन वाला लक्षण F2 में प्रकट नहीं हो पाता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल वो समझा रहा है कि शुद्ध पैतृक लिए गए स्मॉल टी और इनके बीच जब संकरण या क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस के द्वारा F1 पीढ़ी जो मिली उसमें ये मिला। इसका मतलब था सभी पादप कैसे थे, लंबे, लेकिन ये F1 पादप इम्प्योर था, संकर था, अशुद्ध था। ठीक है, सभी लंबे मिल रहे हैं, यानी वो केवल और केवल एक ही पैतृक से संबंध दर्शा रहे हैं, एक ही पैतृक से समानता दर्शा रहे हैं। सही है कि नहीं है, वो भी कौन से थे, कैपिटल टी वाले से, देखो इससे समानता दर्शा, यानी एलील तो उसमें दोनों है लेकिन प्रभाव केवल एक ही दर्शा रही है, इसीलिए वो एक पैतृक जैसा दिख रहा है। यहां से मेंडल को पता चला किसका, प्रभाविकता का। प्रभाविकता के कारण ऐसा हुआ कि एक ही पैतृक से समानता दर्शाई गई संतति द्वारा, लेकिन जब इसमें आगे F2 पीढ़ी उत्पन्न करवाने के लिए इसी पादप में जब स्वपरागण कराया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या करवाया गया, स्वपरागण यानी सेल्फिंग। जब सेल्फिंग करवाई गई तो सेल्फिंग के मद्देनजर यहाँ क्या पाया गया बच्चों, क्रॉस का निशान अच्छा है, सेल्फिंग सीधा लिख दें, स्वपरागण करवाया गया तो क्या पाया गया, इसमें अगर आप गैमीट बनाओगे तो युग्मक मना लीजिए किस तरह बनेंगे, दो तरह के बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ से भी दो तरह के, वही एक ही पादप है उसी से युग्मक बना रहे हैं, तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी।
और जब आप इनको फ्यूज करवाओगे एक दूसरे के साथ तो F2PD आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। उस F2PD पर यदि एक बार गौर फरमाओगे बहुत कुछ आपको यहाँ से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। ये वाली रेखा इस तरीके से, तो ये कैपिटल T और ये कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, ये कैपिटल T स्मॉल t और ये स्मॉल t स्मॉल t। देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सभी पादप कैसे हैं, लंबे हैं, दिख रहे हैं आंखों से। अब लंबे दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक पैतृक से तो समांतर दिखाई रहे हैं पादप F2PD के, लेकिन ये वाला जो पादप है, एक पादप इन चार में से कैसा दिख रहा है, बौना। बौना दिखने का मतलब सीधी सी बात है उसने अपने दूसरे पैतृक से भी समानता दर्शाई है। देखो लंबे वाले तो यहाँ भी बने F2 में, इसलिए तो लिखा है कि दोनों लक्षण जो कि F1 में प्रदर्शित नहीं हुए एक साथ, वो F2 में प्रकट हुए। तो इस प्रकट होने का कारण क्या था, जब युग्मक बन रहे थे तो उस दौरान जोड़ी के जो दोनों कारक थे वो एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए, सेपरेट हो गए। तो जोड़ी के दोनों कारक एक दूसरे से पृथक या सेपरेट हुए, उसी का परिणाम था कि स्मॉल टी आपस में जब मिले होंगे तो एक पादप ऐसा बन गया होगा जो कैसा रहा होगा, बौना। और इस बौनेपन का F2PD में मिलना वो समझ गया युग्मक बनते समय कारकों के पृथक होने से ही ऐसा हुआ है। तो यहां से उसे पता चला पृथक्करण के कारण, कारकों के पृथक्करण की वजह से ऐसा हुआ है, वो समझ गया, सेग्रीगेशन। तो F1PD के आधार पर से प्रभाविकता का पता चला, F2PD के आधार पर से पृथक्करण का आइडिया लगा। तो पृथक्करण क्यों हुआ होगा, युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक एक दूसरे से अलग हुए होंगे। अगर ये हमेशा साथ होते तो कभी भी स्मॉल t अकेला नहीं आता, वो कैपिटल T के ही साथ आता, और कैपिटल T के साथ आता तो प्रभाविकता लगती, हमेशा प्रभाविकता लगती तो कभी भी दूसरा लक्षण, दूसरे पैतृक से मिलने वाला लक्षण समानता दर्शा नहीं सकता था, तो उसको एक ही लक्षण मिलता है F2 में भी। इसलिए दोनों का मिलना उसे प्रभाविकता की ओर, पृथक्करण की ओर खींच के ले गया। साथ में F2PD में उसे प्रभाविकता भी दर्शाई गई है। कैसे, F2PD में दो पादप ऐसे हैं जो संकर हैं, देखो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, और संकर होने के बावजूद भी लक्षण प्रारूप एक ही का दर्शा रहे हैं, लंबेपन का। इसका मतलब यहाँ प्रभाविकता भी लग रही है और यहाँ पृथक्करण भी लग रहा है। तो जाहिर सी बात है वो कहे F2PD में उसे क्या क्या परिलक्षित हो सकता है, परिणामों को देखा जाए तो दोनों आएंगे, प्रभाविकता और पृथक्करण। और वो कहे पृथक्करण कौन सी पीढ़ी के आधार पर पता चला, तो F2PD के आधार पर। और प्रभाविकता उसने सबसे पहले कौन सी पीढ़ी के आधार पर पता कर ली, F1। या पूछ ले F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे होने से उसको कौन से निष्कर्ष की प्राप्ति हुई, आंसर प्रभाविकता का निष्कर्ष। क्लियर। इसमें छोटी सी चीज और जान सकते हो, ये जो पृथक्करण होता है, युग्मक निर्माण, तो ये गैमीट फॉर्मेशन जो है ये एनाफेज 1 में होता है। एनाफेज कोशिका विभाजन की, एनाफेज 1 में होता है युग्मक निर्माण, और एनाफेज को बोलते हैं पश्चावस्था हिंदी में। और ये युग्मक हमेशा कौन से विभाजन से बन रहे हैं, अगर अपन लैंगिक जनन करने वाले सजीवों में देखें तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण, तो अर्धसूत्रण के समय होता है ये काम। और बात यदि पादप की करें तो पादप में बीजाणु बनते समय ऐसा होता है, और हमारे अंदर बात करें तो युग्मक या गैमीट्स बनते समय ऐसा होता है जब जीन प्रारूप युग्मकों का निर्धारित कर लिया जाता है, वो है एनाफेज फर्स्ट। कोई तुमसे पूछ ले कि पृथक्करण गैमीट्स का कहाँ हो रहा है, या कैरेक्टर्स का या फैक्टर्स का या एलील्स का सेग्रीगेशन या पृथक्करण कहाँ हो रहा है, तो आप कहोगे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पश्चावस्था प्रथम या एनाफेज फर्स्ट में ऐसा होता है। क्लियर हो गई ये बात। चलो इसको एक प्रयोग के द्वारा भी उसने समझाने की कोशिश की कि भाई दो पादप हैं जिसमें स्टार्ची, स्टार्च का मतलब मंड वाले पोलन ग्रेन परागकण है, उसका क्रॉस वैक्सी मोम वाले पोलन ग्रेन से करवाया गया। तो स्टार्ची पोलन ग्रेन को कैपिटल एस और वैक्सी वालों को कैपिटल डब्ल्यू, और जब क्रॉस करवाया गया तो ये F1 पादप बना। और इस F1 पादप से जब सेल्फिंग करवाते समय जब इससे युग्मक उत्पन्न करवाए गए युग्मक, तो पाया गया कि युग्मकों में 50% युग्मक ऐसे थे जो स्टार्ची पोलन ग्रेन बना रहे थे, स्टार्ची पोलन ग्रेन, और आधे युग्मक 50% ऐसे थे जो वैक्सी पोलन ग्रेन्स का निर्माण कर रहे थे।
यहां से साफ जाहिर हो गया कि कोई एक प्रकार का जो पोलन ग्रेन है, देखो इस तरह से दो पोलन ग्रेन बने, ये कैपिटल एस वाला और ये कैपिटल डब्ल्यू वाला। तो इससे एक चीज तो सिद्ध होती है क्या कि युग्मक किसी एक कारक कह दो या एक एलील कह दो के लिए एकदम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। इसीलिए तो सेग्रीगेशन वाला जो नियम था या जो निष्कर्ष था उसके साथ साथ युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसको, क्योंकि वो एक युग्मक में केवल एक ही लक्षण का फैक्टर उपस्थित होगा, जोड़ी में उपस्थित नहीं होंगे वे। उसका एक कारण ये भी है कि भाई युग्मक हमारे अगुणित होते हैं, तो जोड़ी के जो दो गुणसूत्र थे या दो जीन थे या दो एलील थे उनमें से केवल एक ही उपस्थित होगा युग्मकों के अंदर। क्लियर। और दूसरी बात यहां से क्या भी दर्शाया जा सकता है, ये 50-50 बराबर बराबर मात्रा में आ रहे हैं, इसका मतलब यहां से जो कारक हैं उस कारकों का क्या भी हो गया, कारकों का क्या भी हुआ है यहाँ पे, पृथक्करण। कारकों के पृथक्करण के कारण ही ऐसा संभव है क्या कि दोनों प्रकार के लक्षण वाले परागकण बराबर बराबर मात्रा में मिलते हों। ये पृथक्करण की व्याख्या एक उदाहरण से दे दी, जैसे अपन ने अभी प्रभाविकता को सिद्ध किया था, ये अपन ने समझा दिया कि पृथक्करण क्या चीज है, कैसे आई। क्लियर हो गए, दोनों निष्कर्षों की व्याख्या हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, साइड में हटता हूँ, पॉज करके नोट कर लो फटाफट से। समय तो अपनी रफ्तार से चलेगा ही, लेकिन हमें भी समय को पीछे छोड़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी बच्चों, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी कि आप एकाग्रचित होकर के ढंग से पढ़ते रहें और चीज़ों को समय पर क्लियर करते रहें। चलिए फटाफट आगे बढ़ें, एक नेक्स्ट हेडिंग की ओर रुख करें। एक क्रॉस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्रॉस का मतलब तो आप जानते ही हैं अच्छे से, जिसको बोलते हैं संकर पूर्वज क्रॉस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और भी कई क्रॉसेस के बारे में बताया जाएगा। क्या होता है ये, दो पैतृक लेता हूं, मान लो मैं आपके सामने, शुद्ध पैतृक है, इनके बीच क्रॉस करवाया गया तो इससे एक पीढ़ी बनी F1, ये वाली। तो इस F1 संकर का क्रॉस यदि मैं इसके प्रभावी पैतृक से करा दूं, ये क्या कौन सा पैतृक है, प्रभावी, डोमिनेंट पेरेंट, और ये है इसका रिसेसिव, अप्रभावी पैतृक। तो कैसे कैसे करवा सकता हूं, देखो इसका क्रॉस इसके साथ भी करवाया जा सकता है और इसका क्रॉस इसके साथ भी करवाया जा सकता है। अगर इसका क्रॉस इसके साथ करवाता हूं इसके प्रभावी पैतृक के साथ, तो इसे कहते हैं आउट क्रॉस, और इसका क्रॉस इसके अप्रभावी पैतृक से करवाऊं तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट आउट क्रॉस को तो आउट क्रॉस या बाह्य क्रॉस कह सकते हो, और टेस्ट क्रॉस को बोल सकते हो आप परीक्षण संकरण। ये काम की चीज है। अब ये क्यों करवाए जा सकते हैं और मेंडल को इससे क्या फायदा हो सकता है, इसमें टेस्ट क्रॉस काम का है, आउट क्रॉस भी है। इसका महत्व बताता हूँ, आउट क्रॉस का क्या महत्व हो सकता है कि यार ये कैपिटल टी से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी संतति बनेगी, फिर उसमें सेल्फिंग कराओगे, फिर कैपिटल टी बनेगी। यानी बार बार आप प्रभावी वाले पैतृक से क्रॉस करवाते जाओ तो आपको एक चीज तो सुनिश्चित है, क्या, समयुग्मजता या प्योर लाइंस और प्योर लाइन, यानी कि शुद्ध वंशक्रम, या एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है इसके लिए, तद्रुप प्रजनन पादप। तद्रुप का मतलब प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स प्राप्त होते हैं इससे, प्योर लाइंस मेंटेन रहेंगी, प्योर ब्रीड प्लांट मिलते रहेंगे हमें, कैपिटल टी वाला हमेशा मिलता रहेगा, शुद्ध वंशक्रम वाले। टेस्ट क्रॉस क्यों करवाते हैं, ये भी और भी ज्यादा काम की चीज है। किसी अज्ञात लक्षण प्रारूप
वाले पादप की समयुग्मजता, किसी अज्ञात लक्षण प्रारूप वाले की समयुग्मजता अथवा विषम युग्मजता, होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी की जांच हेतु करवाते हैं परीक्षण। जांच का मतलब ही तो होता है टेस्ट करना। अभी तुम टेस्ट देते हो माइनर वगैरह, मेजर, डीटीएस वगैरह, वो क्या है, जांच ही तो करते हैं आपकी तैयारी की। टेस्ट का मतलब जांच यानी परीक्षण। तो कोई भी अज्ञात लक्षण प्रारूप है आपके सामने, आपको पता लगाना है कि वो समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी, उसमें दोनों एलील्स एक ही टाइप की हैं, अलग अलग टाइप की, तो उसके लिए हम कौन सा क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। कैसे भाई, माहौल कैसे बने इसका, देखते हैं। टेस्ट क्रॉस काम की चीज है तो टेस्ट क्रॉस ही देख लेते हैं एक बार। यहाँ बस इसको पढ़ के फिर सवालों पे ही जा रहे हैं अपन कुछ समय बाद। टेस्ट क्रॉस के बारे में क्या कह सकते हैं, देखो मेंडल जो था ना, मेंडल किसी लक्षण प्रारूप का कोई अज्ञात लक्षण प्रारूप है उसके सामने का जीन प्रारूप, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता यानी गणित या प्रायिकता द्वारा ज्ञात करता था। मैथ्स का रूल लॉ लगाता था, जैसे मैंने लगाया था ना ax प्लस बी वाई, उससे उसे जीन प्रारूप या जीनोटाइप उसको प्राप्त हुआ था। अर्थात किसी लक्षण प्रारूप को देखकर उसका जीन प्रारूप, किसी फिनोटाइप को देखकर उसका जीनोटाइप पता लगाना कठिन है, क्वाइट डिफिकल्ट है, असंभव ही है। कोई तुक्का थोड़ी लगा सकता है, तुक्का सही बैठ जाए तो बैठ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। कि तुमने देखा मैं लंबा हूं तो तुम बता दो ये तो कैपिटल टी है, क्या जरूरी है भाई, ये कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से भी तो हो सकता है लंबापन। तो लक्षण प्रारूप को देखकर जीन प्रारूप को पता लगाना कठिन है। इसीलिए अतः किसी प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले का क्रॉस वो वाला अप्रभावी पैतृक जो है से करते हैं, ताकि उसका जीन प्रारूप पता लग जाए, उसकी समयुग्मजता या विषम युग्मजता की क्या हो जाए, जांच, कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। समझ में आ गई बात। कैसे भाई, जैसे मेरे सामने एक पादप है, मटर का पादप है, तो वो बैंगनी, वॉयलेट कह सकते हो आप उसको, बैंगनी पुष्प वाला मटर का पादप है। लक्षण प्रारूप मुझे पता है, बैंगनी पुष्प यानी वॉयलेट, वॉयलेट फ्लावर वाला है, तो जाहिर सी बात है उसका जीन प्रारूप मुझे नहीं पता। इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जीन प्रारूप पता ही नहीं है, अज्ञात, जीनोटाइप नहीं है पता। तो ऐसी स्थिति में इसका क्रॉस करवा दो पता लगाने के लिए, किसके साथ, एक श्वेत पुष्प वाले के साथ, श्वेत पुष्प वाला पादप, व्हाइट फ्लावर वाले पादप के साथ। तो अब दो संभावनाएं बन सकती हैं बच्चों, श्वेत पुष्प वाला पादप। एक तो संभावना ये बनेगी कि मुझे जो संततियां मिलेंगी, उन संततियों में जो जीन प्रारूप मिलेगा या जो लक्षण प्रारूप मिलेगा वो क्या मिल सकता है, सभी पादप कैसे प्राप्त हुए, बैंगनी पुष्प वाले। जीन प्रारूप क्या मिल सकता है, 100% कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, बैंगनी पुष्प का यही है, देख लेना आप, है ना, 100% ऐसे मिलेंगे।
और निष्कर्ष में क्या निकाल सकता हूं, ऐसा केवल तभी संभव है जब अज्ञात पादप कैपिटल डब्ल्यू यानी कि समयुग्मजी हो। देखो हो गई ना जांच। और दूसरे केस में क्या सीन हो सकता है, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में मैं क्या देख रहा हूं, सभी पादप बैंगनी पुष्प वाले नहीं है, आधे 50% तो हैं बैंगनी पुष्प वाले और 50% पादप है श्वेत पुष्प वाले, यानी 1:1 दोनों में 50-50% बराबर। अगर बात में जीन प्रारूप की करूं, जीनोटाइप, तो वहां मैं क्या देखता हूं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अनुपात स्मॉल डब्ल्यू, ये 50%, ये 50%, यानी कि 1:1, यही आ रहा है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं, ऐसा तभी पॉसिबल है, ऐसा संभव तब है जब, यहां लिखा ना जब अज्ञात पादप, ऐसे यहां लिखूंगा, ऐसा तभी संभव है जब जो अज्ञात पादप है ना बैंगनी पुष्प वाला, वो क्या हो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो। अर्थात कैसा हो, समयुग्मजी की जगह क्या लिख दूंगा, विषम युग्मजी। ये देखो समयुग्मजता विषम युग्मता की जांच हो जाएगी। कैसे, चलो करके देखते हैं। मान लो ये अज्ञात जीन प्रारूप कैसा है इसका, अज्ञात, पता ही नहीं है, लेकिन प्रभावी जीन प्रारूप है, याद रखना वॉयलेट बैंगनी पुष्प है ना। तो इसका मान लो मैं जीन प्रारूप मान लेता हूं समयुग्मजी, कैपिटल डब्ल्यू के पड़े, तो इसका क्रॉस श्वेत पुष्प वाले से करवा दिया, स्मॉल डब्ल्यू से। तो क्या होगा इस क्रॉस में, चलिए चेकर बोर्ड बना दूं मैं आपके सामने, या पुनेट स्क्वायर। इस श्वेत वाली की वजह से तो बनेंगे स्मॉल डब्ल्यू युग्मक, और इस समयुग्मजी वाली की वजह से बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू। तो सारे संततियों के अंदर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ही तो आना है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ऐसी स्थिति में सभी बैंगनी पुष्प वाले कैपिटल डब्ल्यू आने की प्रभाविकता की वजह से जीन प्रारूप 100% कैपिटल डब्ल्यू, देखो चारों का सेम है, और ये तब संभव है जब ये कैसा रहा हो, समयुग्मजी। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, श्वेत पुष्प वाले स्मॉल डब्ल्यू से करवाऊं इसका क्रॉस, लेकिन ये कैसा लूं मैं, विषम युग्मजी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला। तो इसमें भी अगर मैं पुनेट वर्ग बनाऊं या चेकर बोर्ड बनाऊं आपके सामने, तो इस चेकर बोर्ड पर इसकी वजह से तो जो युग्मक बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और इसकी वजह से तो एक ही टाइप के बनेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और ये भी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल। तो देख लो आप 50% बैंगनी पुष्प और 50% सफेद पुष्प वाले। तो हम कह सकते हैं ये तभी संभव है जब 1:1 उत्तर आ रहा है, जब ये कैसा हो, विषम युग्मजी हो, विषम युग्मजी हो। देखो ये रहा विषम युग्मजी, अर्थात किसी अज्ञात लक्षण वाले के, वो भी प्रभावी लक्षण होना चाहिए, उसकी समयुग्मजता या विषम युग्मजता का पता लगाना है। तो सभी पादप एक जैसे आ रहे हैं तो समयुग्मजी, और सभी आ रहे हैं विषम युग्मजी, एक जैसे नहीं आ रहे तो बराबर 1:1 आ रहा है। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसका संकरण करवा दो किससे, अप्रभावी पैतृक के साथ। ये श्वेत पुष्प क्या है, ये अप्रभावी लक्षण है भाई, पुष्प का रंग आपको पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में मटर के अंदर, अप्रभावी। ये भी कैसा है, अप्रभावी। तो अप्रभावी से क्रॉस कराने पर हम जांच कर सकते हैं कि वो समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है, इन निष्कर्षों को देखकर। ये था टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। तो अगर वो विषम युग्मजी है तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात कितना आता है, 1:1, एक जैसा आता है दोनों में। खत्म हो गया टेस्ट क्रॉस। चलिए फटाफट से कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से संबंधित काफी पढ़ लिया, एक संकर संकरण बेसिक था इसलिए समय ज्यादा लगा, डायहाइब्रिड में इससे भी कम समय लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें। चलो मिटा देता हूं मैं, टेस्ट क्रॉस हो गया फिनिश, साइड में हट गया, पॉज करके नोट कर लो। परीक्षण संकरण के पश्चात अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स को देखने के पश्चात हम आगे बढ़ जाएंगे इस कहानी में। आगे क्या, बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में पूरे एक लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसका निष्कर्ष, उसकी व्याख्या सब करा दूंगा, और मौका लगा तो बच्चों में बिल्कुल नहीं चूकूंगा उसके क्वेश्चंस कराने में भी आपको, ताकि हमारा जो 6वां लेक्चर हो उस तक डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरी तरह निपट जाए। और मेंडलवाद को हम इतीश्री कहते हैं। उसके बाद मेंडल के बाद की बात पढ़ेंगे, पश्च मेंडल या पोस्ट मेंडलिज्म। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप तो न्यूमेरिकल पे फोकस करो। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। कोई एक ए पादप है, पता नहीं है क्या है, कुछ नहीं पता, इसका क्रॉस करवा रहे हैं किसी दूसरे के साथ, और वो दूसरा मैंने ले दिया आपके सामने, लिख दिया यहाँ पर अप्रभावी पैतृक, ठीक है, उसके साथ क्रॉस करवा दिया इस ए का, और इस क्रॉस में वो आपको दे देता है कि जो जीन प्रारूप है ना संतति का, जीन प्रारूप जो है वो 1:1 मिलता है। तो वो आपसे पूछ रहा है ए है समयुग्मजी या विषम युग्मजी या कुछ नहीं कह सकते, और दूसरा क्वेश्चन है यह क्रॉस है मेंडल का, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, क्या है ये क्रॉस। दो क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। तो देखो, किसी भी अज्ञात का अप्रभावी पैतृक से क्रॉस कराना क्या कहलाता है, पहले तो इसका आंसर दे दो, ये क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस, और वो भी कैसा, मोनो हाइब्रिड, एक संकर परीक्षण संकरण, क्योंकि 1:1 मोनो हाइब्रिड में ही आएगा। दूसरा ए क्या है, अब जब अनुपात 1:1 आ रहा है संतति का, यानी यहाँ वाला केस 50-50% दोनों बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से ए क्या है, विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। आ गए होंगे आपको दोनों आंसर समझ में। इस टाइप का एक सरल प्रश्न यह बन सकता था। दूसरा प्रश्न अगर वो आपसे कहे, यदि दो पैतृक है, कोई भी दो पैतृक, उनके बीच में क्रॉस करवाया गया, दो अज्ञात पैतृक, हमें भी नहीं पता क्या है वो, के मध्य क्रॉस से, दो अज्ञात पैतृकों के मध्य क्रॉस से 480 व 520 कुल 1000 में से 480 व 520 जीन प्रारूप वाली संततियां बनी। संततियां कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए वाली बनी। तो पहला क्वेश्चन, पैतृकों का जीनोटाइप बताओ। दूसरा क्वेश्चन, क्रॉस का प्रकार, कौन से प्रकार का क्रॉस है। करें इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करोगे। संततियां मिल रही है ना, वो कैपिटल ए और इनके बीच का अनुपात बता रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए अनुपात स्मॉल ए मिल रहा है आपको, एक है 480 और एक है 520। 480 और 520 का जो अनुपात है वो लगभग कितना आ रहा है, 1:1। 1:1 आना तो जाहिर सी बात है दूसरे प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये कैसा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस, और वो भी कैसा, मोनो हाइब्रिड, एक संकर परीक्षण संकरण है। एक आंसर तो ये मिल गया। पैतृकों का जीन प्रारूप कैसे निकालें, जाहिर सी बात है विषम युग्मजी और अप्रभावी के बीच क्रॉस करवाते हैं तभी मिलता है ये। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ये, विषम युग्मजी और उसका अप्रभावी पैतृक के बीच क्रॉस करवाओगे तो ही हमको ये उत्तर प्राप्त होगा, 1:1। तो ये संततियों का जीन प्रारूप, पैतृकों का जीन प्रारूप आ गया। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस इजी आपको मिलेंगे टेस्ट क्रॉस से संबंधित। भाषा वाला तो मैंने आपको करवा ही दिया। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो नेक्स्ट आप बताइए। मटर में पुष्प की स्थिति, फ्लावर पोजीशन
किस तरह से दर्शाते हैं? एक तो एक्सियल, एक्सियल का मतलब अक्षीय या कक्षस्थ भी बोल सकते हो। एक्सियल को क्या बोल सकते हैं? कक्षस्थ। और एक होती है टर्मिनल। कक्षस्थ प्रभावी है, कैपिटल ए से दर्शा रहे हैं, और एक टर्मिनल शीर्षस्थ, इसको अपन स्मॉल ए से दर्शा रहे हैं, द्वारा दर्शाते हैं। क्वेश्चन अब खुद ही करना है या एक देख लेना, फिर आगे वाले मैं और दूंगा, फिर खुद करना। तो पॉज कर दिया करो, पहले सॉल्व किया करो, फिर सॉल्यूशन देख के आंसर मिलाया करो। तो निम्न क्रॉस द्वारा कितने प्रतिशत संतति कक्षस्थ पुष्प वाली होंगी? क्रॉस दे रहा है वो आपको, नंबर 1 कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ। नंबर 2 कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए के साथ दे रहा। करो, बताओ कितने परसेंट में कक्षस्थ पुष्प वाली संतति बनेंगी? कक्षस्थ पुष्प वाली संतति पूछ रहा है, कैसे करोगे? क्रॉस कर दो सीधे युग्मक बना के, एक कैपिटल ए बना, एक स्मॉल ए बना, और इससे भी दो तरह के युग्मक, एक कैपिटल ए बना, एक स्मॉल ए, इनके बीच में सीधा क्रॉस करोगे आप इस तरह से डायरेक्टली, तो आपको 4 संततियां इस तरह की मिलेंगी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो आप देख लो, कैपिटल ए डोमिनेंट यानी प्रभावी वाला जिसमें भी आएगा वो कक्षस्थ देगा आपको, ये नहीं देगा, तो 3 बनेंगी, 3/4, कितने में से? मान लो 100 में से बोल दिया, संतति देता तो उसका गुणा कर देते उतने में से, यानी कितना आ गया? 75%। ये तो पहले का आ गया। दूसरे वाले को कैसे करोगे? सेकंड वाले में तो बड़ा आसान है, इससे 2 तरह के युग्मक बनाओगे आप, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इससे एक ही टाइप का युग्मक बनेगा स्मॉल ए। अगर आप इस क्रॉस को करते हो तो आपको कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए मिलेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल ये एक संतति तो है ऐसी जिसमें एक्सियल पोजीशन कैपिटल ए आ रहा है, दूसरे में तो स्मॉल ए आ रहा है, यानी एक मन नहीं है, 2 में से। देख लो, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, ये एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगा, तो क्रॉस करा स्मॉल ए कैपिटल, एक ही में एक्सियल है, तो 2 में से 1/2 इंटू 100, तो आपका सीधा उत्तर क्या आ सकता है? 50%। ये आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन एक और क्वेश्चन, आप बताएंगे इसका सॉल्यूशन। फली का रंग मटर में, यानी जो पी का प्लांट होता है, मटर का प्लांट, उसमें जो पॉड का कलर होता है वो किस प्रकार का हो सकता है भाई? 2 तरह का मैं बात करूं तो, अगर एक हरा और दूसरा पीला, हरा को अपन कैपिटल जी से और पीले को स्मॉल जी से, मतलब समझ जाओ वो प्रभावी और ये अप्रभावी है, द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, करते हैं। तो निम्न क्रॉस में, निम्न संकरण में समयुग्मजी हरे फली वाले कितने प्रतिशत पादप प्राप्त होंगे? कितने परसेंट पादप प्राप्त होंगे? ये क्वेश्चन है। कैसी वाले? समयुग्मजी हरी फली वाले, होमोजाइगस ग्रीन पूछ रहा है वो। देखो कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दो। एक क्रॉस तो दे दिया उसने, कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस बाय कैपिटल जी स्मॉल जी, और दूसरा क्रॉस एक ही में 2 क्वेश्चन दे रहा है वो, ठीक है। दूसरे में उसने आपको दे दिया कैपिटल जी क्रॉस्ड बाय कैपिटल जी स्मॉल जी, इस टाइप से। बताओ कैसे करोगे इसको? बड़ा आसान है, सबसे पहले तो क्रॉस कर लो आप, तो फिर देखेंगे अपन क्या निकालना है। कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये तो युग्मक बन गए, और इनको इस तरीके से मिला दो, या फिर आपके हाथ अगर साफ नहीं है, हाथ साफ का मतलब प्रैक्टिस नहीं है ना, तो फिर आप चेकर बोर्ड बनाना, कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी, ये बनेंगे संततियां। वो पूछ रहा है समयुग्मजी हरी,
समयुग्म जी हरी तो भाई एक ही है जिसमें कैपिटल जी आ रहा है, एक 4 में से, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। गुणा 100 करोगे तो सीधा 25%। दूसरे वाले क्रॉस में करके देख लो, इससे तो एक ही टाइप का युग्मक बनेगा। एक ही टाइप का कौन सा बनेगा? कैपिटल जी। लेकिन इससे दो तरह के बनेंगे, कैपिटल जी भी बनेगा और स्मॉल जी भी बनेगा। क्रॉस करा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल जी और ये कैपिटल जी स्मॉल जी। आपसे पूछा गया समयुग्म जी हरे कितने बने? समयुग्म जी हरा तो एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे, ये रहा। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1/2 इंटू 100, दो में से एक ही बनना है, यानी कि 50%। एक आंसर। चलो इसी में तीसरा केस एक और आपके सामने ला देता हूँ। क्या जा रहा है आपका? कैपिटल जी स्मॉल जी इज क्रॉस्ड बाय स्मॉल जी। अब बताओ, खुद ही करो इसको, कैसे करोगे? बड़ा आसान है, इससे दो तरह के युग्मक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। इससे एक ही प्रकार का बनना है स्मॉल जी। क्रॉस कर दोगे तो क्या बनेगा? कैपिटल जी स्मॉल जी। अब आपको इसमें समयुग्म जी हरी फली वाला एक भी पादप नहीं मिल रहा, इसलिए यह आंसर आपके सामने आ जाएगा 0%। एक भी पादप नहीं मिलेगा। तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर, आपको करना आना चाहिए। चलो बोर्ड पर जगह अभी बच रही है तो एक क्वेश्चन और दे सकता हूं मैं आपको, आप करें। मान लो मैं आपको क्वेश्चन में देता हूं, ये खुद करना है पूरी तरह से, है ना। मटर में बीज का रंग या बीज पत्र का रंग किस तरह दर्शाया जा रहा है? येलो भी हो सकता है वो और हरा भी हो सकता है। येलो को कैपिटल वाई से दर्शाते हैं और हरे को स्मॉल वाई से दर्शाते हैं, द्वारा प्रदर्शित होता है। अब ये तो मैं आपकी सहूलियत के लिए दे रहा हूं, या फिर सीधा बोल सकता है बीज के रंग की वंशागति का अध्ययन किया गया है, तो ये आपको खुद आना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर? तो द्वारा प्रदर्शित होता है तब शुद्ध वंशक्रम वाले शुद्ध पैतृकों के मध्य यदि क्रॉस कराया जाए, शुद्ध पैतृक समझ गए ना, बिल्कुल प्योर लक्षण वाले, तो नंबर 1 F2PD के हरे बीज वाले पादप के स्वपरागण से F3PD में किस प्रकार के पादप प्राप्त होंगे? एक तो ये रहा। दूसरा वो कह रहा है कि F2PD में पीले बीज वाले पादपों का जीन प्रारूप बताओ। पीले बीज वाले पादपों का जीन प्रारूप क्या होगा? बताओ, करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे। चलो मैं करके बताता हूँ आपको, इधर साइड में आप पॉज करके कोशिश करना आपका सही हो। शुद्ध पैतृकों के मध्य क्रॉस करवाया गया, तो शुद्ध पीला होगा, एक तो कैपिटल वाई, इसका क्रॉस शुद्ध हरे वाले के साथ करवाया, ये क्रॉस है। क्रॉस से F1PD तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये वाला पादप मिलेगा। इसमें जब स्वपरागण करवाओगे उससे आपको F2PD मिलेगी। तो स्वपरागण के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस, कैपिटल वाई स्मॉल, उसी का उसके साथ करवा दिया, तो इससे जो युग्मक मिले, एक तो कैपिटल वाई मिला, एक स्मॉल वाई, और ऐसे इधर भी एक कैपिटल वाई मिला और एक स्मॉल वाई। क्रॉस को होने दो। क्रॉस जब हुआ इस तरह, तो संततियां भी प्राप्त होंगी। वो किस तरह हो रही है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इस तरह से। ये जो संतति है ये कौन सी है? F2PD। ठीक है। अब उसका पहला क्वेश्चन है, F2PD के हरे बीज वाले पादपों के स्वपरागण। हरा कौन सा है? ये रहा हरा, ये वाला है हरा बीज।
हरा बीज वाला पादप एक ही है। इसमें स्वपरागण किया गया, स्वपरागण कर लो भाई, स्मॉल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से करवा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। शायद पहले वाले का आंसर क्या मिला, F3 में सभी हरे बीज वाले पादप प्राप्त होंगे, हरे बीज वाले पादप प्राप्त होंगे F3 में। याद रखना, देखो कैसे इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो सभी के अंदर यही होगा, ऑल, सभी पादपों में। स्मॉल वाई का मतलब आप समझ जाओ कैसे है, हरे बीज वाले, ग्रीन। ये तो पहले का आंसर हो गया। अगर क्या करवाएं, F2 के हरे वाले में स्वपरागण करवाएं तो आंसर आ गया पहला। दूसरा आंसर लाते हैं, दूसरे क्वेश्चन का। F2 में पीले बीज वाले पादपों का जीन प्रारूप बताना है, जीन प्रारूप, जीनोटाइपिक अनुपात। ये F2 पीढ़ी के वो 3 पादप हैं जिनके बीज का रंग पीला बीज होगा। अब इस पीला बीज का क्या सीन है देख लो। एक तो ये कैपिटल वाई, एक पादप है कैपिटल वाई, और दो ये हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चूंकि कैपिटल वाई आ रहा है इसलिए पीले बीज वाले हैं, तो 1:2 आ गया। यही है इनका जीनोटाइप। 1:2 भी दे सकता हो, 2:1 भी दे सकते हो, जो भी ऑप्शन में वो लगा दोगे और जीन प्रारूप के साथ दिया है तो आपको पता चल गया, ये आंसर हो गया। इस तरह हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कई सारे क्वेश्चंस किए। चलिए आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, लगभग 1 घंटा हो चुका है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो, अच्छे से पढ़ें और किसी भी टॉपिक में फुल कॉन्फिडेंस के लिए आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चंस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।